तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। आज हम जो पढ़ेंगे वो टेंस के बारे में पढ़ेंगे गाइस। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं टेंस के बारे में। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है टेंस। टेंस होता क्या है, पहले हम टेंस के बारे में जानेंगे कि टेंस होता क्या है। ये आपने पढ़ा होगा, 1 से पढ़ते हैं हम 12 तक पढ़ते आते हैं, लेकिन टेंस हमारे क्लियर नहीं हो पाते। क्यों नहीं क्लियर हो पाते हैं टेंस, इसके पीछे रीज़न होता है या तो आप ढंग से घर पे नहीं पढ़ पाते हो या फिर आपको गाइड करने वाला नहीं मिला। लेकिन आज के बाद आपका ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि आप ये कहोगे हाँ सर टेंस हमारी समझ में आ गए। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस, पहली बात तो टेंस होता क्या है। टेंस देखिए, टेंस माने होता है काल। टेंस माने होता है काल और काल माने होता है समय। समय क्या, जो समय चल रहा है, जो समय बीत गया और जो समय आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत से लोग बकवास कर देते हैं कि टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। ये गलत है, टेंस 2 प्रकार के नहीं होते। मैं आपको बताना चाहूँगा टेंस की जो टाइप होती है वो 3 प्रकार की होती है। टेंस की जो टाइप होती है वो 3 प्रकार की होती है। टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। बहुत से बकवास कर देते हैं टेंस 2 प्रकार के होते हैं, नहीं होते। तो देखिए टेंस माने होता है काल। काल माने होता है समय। समय जो चल रहा है, जो बीत गया, जो आएगा, यानी भूत भविष्य वर्तमान। तो देखिए टेंस के जो पार्ट होते हैं वो 3 पार्ट होते हैं। तो देखिए पहला जो पार्ट होता है पास्ट होता है, सेकंड जो होता है प्रेजेंट होता है और थर्ड जो होता है आपका फ्यूचर होता है। यानी टेंस का फर्स्ट पार्ट होता है आपका पास्ट, सेकंड प्रेजेंट और थर्ड आपका होता है फ्यूचर। यानी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया, प्रेजेंट जो मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ आपको, आप मुझे वीडियो में देख पा रहे हैं, मैं आपसे प्रेजेंट में बात कर रहा हूँ। फ्यूचर जो मैं कल वीडियो बनाऊँगा, यानी आने वाला समय। आप ऐसे समझिए मैं एक प्रेजेंट की लकीर पर खड़ा हुआ हूँ। आप ऐसे समझिए जैसे ये मान लीजिए ये एक लकीर है, दैट्स गुड। तो मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, ये बिंदु पे खड़ा हुआ हूँ, मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ। ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, मैं प्रेजेंट में खड़ा हुआ हूँ, प्रेजेंट। गुड। जो बीत गया, जो पीछे रह गया, जो यहाँ इससे भी 1 मिनट गुजर गया, 2 मिनट गुजर गया, 3 मिनट गुजर गया, 1 घंटे, 1 साल, शताब्दी, ये सब किस में आएगा आपका पास्ट में आएगा। किस में आएगा, पास्ट में जो गुजर गया। अब इसके बाद का समय, चाहे वो 1 मिनट हो, चाहे वो 1 घंटा हो, या 2 साल हो, या 3 साल, या 10 साल, ये आएगा आपका फ्यूचर में। किस में आएगा, फ्यूचर में। यानी मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ। किस में खड़ा हूँ, मैं प्रेजेंट में। आप ये समझिए मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ। अगर मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ, आप ऐसे समझिए मैं प्रेजेंट में खड़ा हूँ इस तरीक़ा से। अगर मैं पीछे जाता हूँ तो ये मेरा पास्ट हो गया, दैट्स गुड। फिर मैं आ गया प्रेजेंट हो गया। अगर मैं आगे जाता, ये आपका फ्यूचर हो गया, सॉरी फ्यूचर। फिर यहाँ पे मैं प्रेजेंट में आके खड़ा हो गया, फिर मैं पीछे चला गया, ये मेरा पास्ट हो गया। यानी आप इस तरीक़ा को आप टेंस को डिवाइड कर सकते हैं। यानी सबसे पहला जो पास्ट होता है, फिर उसके बाद प्रेजेंट, चलिए उसके बाद इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो आप ऐसे समझिए टेंस जो होता है उसके पार्ट 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। यानी टेंस के जो भाग होते हैं वो 3 होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इससे आप शॉर्ट में बोल सकते हैं PPF, पी पास्ट, पी प्रेजेंट, एफ फ्यूचर, PPF। इसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं PPF, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। इस तरीक़ा से हर जो एक टेंस होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं। जैसे पास्ट है आपका, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं। प्रत्येक टेंस, जो हर एक टेंस है, प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। कितने कितने भाग होते हैं, 4-4 प्रत्येक टेंस के। पास्ट है तो पास्ट के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, फ्यूचर है तो फ्यूचर के। अगर आप समझदार हैं तो आप ऐसे समझिए पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीक़ा से इनके पार्ट होते हैं। आप यूँ समझिए दूसरी भाषा में
एक टेंस नाम का एक व्यक्ति था। कौन था? टेंस नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी था, एक पर्सन था। जैसे गांव में नाम होते, किसी का राम, किसी का श्याम, किसी का मोहन, किसी का सोहन, तो ऐसे ही एक टेंस नाम का आदमी था, एक व्यक्ति था टेंस नाम का, उसका नाम था टेंस। क्या नाम था उसका? टेंस। उसकी औलाद हुई, उसकी संतान हुई, उसकी 3 संतान हुई। कितनी संतान हुई उसकी? 3। कितनी संतान हुई उसकी? 3। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो उसकी संतान हुई उनका क्या क्या नाम था। पहली संतान का नाम था पास्ट, दूसरी संतान का नाम था प्रेजेंट, और जो तीसरी संतान थी उसका नाम था फ्यूचर। जो उसकी औलाद हुई, टेंस नाम का एक जो व्यक्ति था, उसकी 3 औलाद हुई, उसकी 3 संतान हुई। पहली औलाद का नाम था पास्ट, दूसरी औलाद का नाम था प्रेजेंट, और तीसरी औलाद का नाम था फ्यूचर। आप इस तरीक़ा से याद कर सकते हैं। अब इनके भी 4 औलादें हुई, पास्ट की भी 4 औलाद हुई, प्रेजेंट की भी 4 औलाद हुई, और फ्यूचर की भी 4 औलाद हुई। कैसे हुई देखिए। फ्यूचर पास्ट की 4 औलाद हुई। पास्ट की इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही प्रेजेंट की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। यानी इनकी 4 औलाद हुई। अब इनकी पहचान कैसे होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और आपको पता है औलाद के साथ साथ बाप का नाम चलता है। अगर आप इंटर में पढ़ते होंगे, हाई स्कूल में पढ़ते होंगे, तो आपका नाम लिखा गया होगा उसमें रजिस्ट्रेशन में, तो आपके पिताजी का नाम पक्का आया होगा 100%। तो आप पहचानेंगे कैसे जी इंडेफिनिट किसका है? तो इंडेफिनिट अगर पास्ट लग जाता है, इनके नाम लग जाता है, इनके पिताजी का नाम लग जाता है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। यानी पास्ट का बेटा इंडेफिनिट, प्रेजेंट का बेटा इंडेफिनिट। यानी ये प्रेजेंट का नेम तो सेम है, लेकिन बाप का नाम जुड़ने से हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है। समझ में आ गया? गुड। अब देखिए नेक्स्ट, सेंटेंस को बनाने के लिए मेन स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, टेंसों को बनाने के लिए सबसे जो मेन पार्ट होता है वो स्ट्रक्चर होता है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है आपका? देखिए, स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट होता है, आपका वर्ब होता है, और आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 चीज़ें ज़रूर होती हैं स्ट्रक्चर में। आपका ऐसा कोई सेंटेंस नहीं दुनिया के अंदर जिसमें सब्जेक्ट न हो और जिसमें वर्ब न हो। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जिसमें सब्जेक्ट न हो और वर्ब न हो। कोई भी सेंटेंस हो उसमें वर्ब अवश्य आएगी, उसमें वर्ब अवश्य आएगी। ये लगवाते हैं वर्ब या तो 1 शब्द में आएगी, या वर्ब 2 शब्द में आएगी, या वर्ब 3 शब्द में आएगी, या वर्ब 4 शब्द में आएगी। कोई ऐसा सेंटेंस नहीं दुनिया का जिसमें 0 वर्ब हो। दुनिया का कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें 0 वर्ब हो, और दुनिया का कोई ऐसा सेंटेंस नहीं जिसमें 4 से ज़्यादा वर्ब हों, यानी 5 वर्ब हों। कोई भी सेंटेंस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें 4 वर्ब होंगी, और कोई भी सेंटेंस होगा तो कम से कम 1 वर्ब होगी, लेकिन 0 शब्द में वर्ब नहीं होगी। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं दुनिया का जिसमें 0 शब्द में वर्ब हो। यानी वर्ब अवश्य होगी, या 1 शब्द में हो, या 2 शब्द में हो, या 3 शब्द में हो, या 4 शब्द में हो, और 4 शब्द से ज़्यादा वर्ब होगी नहीं सेंटेंस में। दैट्स क्लियर। चलिए, तो देखिए, सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है हमारा। स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ये चीज़ें हमको चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए। सब्जेक्ट चाहिए, वर्ब चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, तब जाके आपका एक सेंटेंस कंप्लीट होगा। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा तो भी चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब ये तो मेन चीज़ होती हैं। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं, इनमें ये तीनों चीज़ चाहिए। सब्जेक्ट और मेन वर्ब ये तो होते ही होते मैन है। अब देखिए सर, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमें तो ये नहीं पता सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो देखिए, सब्जेक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट जो काम करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी वाक्य में जिसके थ्रू कोई काम होता है, जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ आपको पढ़ाने का काम, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। मैंने कि राम आगरा जा रहा है, राम आगरा जा रहा है, तो आगरा जाने का काम कौन कर रहा है? राम। राम जा रहा है आगरा, तो इसमें सब्जेक्ट कौन हो गया? राम हो गया। यानी कि सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम करता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। जो काम करता है सेंटेंस में, जिसके थ्रू कार्य होता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दैट्स क्लियर। सब्जेक्ट का आपका क्या क्या हो सकता है? आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपके ही, सी, इट, या कोई सिंगुलर नाउन हो सकता है।
प्लूरल सब्जेक्ट आपका आई, वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो सकता है। ये आपके सब्जेक्ट होते हैं। ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है और आपका प्लूरल सब्जेक्ट भी हो सकता है। किसी का नाम भी हो सकता है। ये मार्कर भी सब्जेक्ट हो सकता है। दैट्स क्लियर। चलिए आगे। अब देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, ये सब्जेक्ट आपका समझ में आ गया। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो काम करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। यानी सेंटेंस में जो कार्य करता है, जो काम करता है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसको हम डूअर कहते हैं। नेक्स्ट, वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जो सब्जेक्ट के थ्रू जो कार्य होता है, सब्जेक्ट के थ्रू जो कार्य किया जाता है। जैसे मैंने कहा मैं मंदिर जाता हूँ, तो मंदिर जाने का काम मैं डेली करता हूँ, तो मंदिर जाना। तो यहाँ पर जाना क्या है? वर्ब है। यहाँ पर जाना क्या है? वर्ब है। जो सब्जेक्ट के थ्रू जो कार्य होता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, वो वर्ब होती है। टेस्ट। ऑब्जेक्ट, काम का प्रभाव झेलने वाले को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। काम का प्रभाव झेलने वाले को, जो काम का प्रभाव झेलता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये मार्कर है, राइट, और ये मार्कर है, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने उसके सामने ये मार्कर ऐसे करके मैंने थ्रो किया, हिट किया, तो उसको जा कर के लगा। जब उसको लगा तो उसको चोट तो लगेगी, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ी बहुत तो उसको दुखेगा, उसको लगेगा, उससे टकराएगा। तो ये क्या है? इसका जो मैंने हिट किया, हिट का काम किस पे जाके हुआ? उस पर्सन पे, उस व्यक्ति पे। तो काम का प्रभाव जो झेले, जिसको काम का प्रभाव, जिसको एक्शन का प्रभाव झेलना पड़ता है, जिसको काम का प्रभाव झेलना पड़ता है, जिसको एक्शन का प्रभाव झेलना पड़ता है, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। दैट्स क्लियर। ऑब्जेक्ट आपका क्लियर हो गया? गुड। अब देखिए वर्ब। वर्ब के कई फॉर्म होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। वर्ब के कई फॉर्म होते हैं। वर्ब हमें जब हम सेंटेंस बनाएंगे आगे चल के, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी। आगे चल के जो मैं आपको टेंस पढ़ाऊँगा, वर्ब की हमें अवस्थाएं चाहिए ही चाहिए। तो देखिए वर्ब मैं आपको बताना चाहूँगा V1, V2, V3, V4, V5। कोई भी फॉर्म जो होती है, कोई भी वर्ब जो होती है, उसके 5 फॉर्म्स होते हैं, उसके 5 रूप होते हैं। कोई भी फॉर्म होती है उसके 5 रूप होते हैं, हर फॉर्म का 5 रूप होता है। देखिए जैसे मैंने कहा V1 आपका क्या होता है? बेस फॉर्म। बेस फॉर्म V1 आपका होता है बेस फॉर्म, यानी हमको जो फॉर्म अपनी अवस्था में पाई गई थी, जिस रूप में हमको पाई गई थी, यानी उसी अवस्था में उसको हम, जैसे गो, जैसे GO गो, तो गो क्या है? ये हमारी बेस फॉर्म है। ये बेस फॉर्म है यानी मेन वर्ब है, ये हमें इसी अवस्था में पाई गई थी स्टार्टिंग से ही। तो बेस फॉर्म यानी इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसका जो दूसरा नाम है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यानी अगर V1 आता है तो आप समझ लीजिए इसको हम प्रेजेंट कह सकते हैं, इसको हम प्रेजेंट कह सकते हैं। V1 का मतलब होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। यानी जो V1 है इसको हम क्या नाम देंगे? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट फॉर्म ही होता है। इसका जो रियल नाम होता है, इसका जो नाम होता है, इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो होती है आपकी इंडेफिनिट। दैट्स क्लियर। सॉरी, प्रेजेंट। V2 होती है, इसको हम पास्ट बोलते हैं। जो V2 होता है इसको हम पास्ट बोलते हैं। V1 होता है इसको हम प्रेजेंट बोलते हैं, इसको हम पास्ट बोलते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। वर्ब की ये सेकंड फॉर्म जो होती है, इसका जो रियल नाम होता है इसको पास्ट बोलते हैं, पास्ट। जो V2 की वैल्यू होती है वो पास्ट होती है, और V1 की जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट होती है। ध्यान रखना इस चीज़ का। V2 की वैल्यू जो होती है वो प्रेजेंट होती है, V1 की वैल्यू जो होती है वो प्रेजेंट होती है। V1 की वैल्यू होती है प्रेजेंट और V2 की वैल्यू होती है पास्ट। V3 की वैल्यू होती है परफेक्ट, और V4 वर्ब में ING लगा करके बनती है, जिसको हम बोलते हैं V4 को कंटिन्यूस। कंटिन्यूस जो ING लग जाता है उसे कंटिन्यूस। V5 B प्लस SES, ये ES या ES लगा करके बनती है। इसको भी हम प्रेजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रेजेंट। ये इंडेफिनिट लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको बोलते हैं प्रेजेंट। ये भी हमारी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? हमारी प्रेजेंट। जो V5 की जो वैल्यू होती है वो प्रेजेंट ही होती है। V5 की वैल्यू प्रेजेंट, V4 की वैल्यू कंटिन्यूस, V3 की वैल्यू परफेक्ट, और V2 की वैल्यू आपकी पास्ट, और V1 की वैल्यू फिर आपकी प्रेजेंट होती है। यानी V1 और V5 दोनों की वैल्यू प्रेजेंट होती है, V2 की पास्ट होती है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, या तो आप V1 बोल लो या फिर उसे बोल दो प्रेजेंट, या V2 बोल दो या इसे बोल दो आप पास्ट, या V3 बोल दो या इसे बोल दो आप परफेक्ट, V4 बोल दो या तो इसे बोल दो कंटिन्यूस जो वर्ब में ING लगा के बनता है, या बोल दो V5 या इसे बोल दो प्रेजेंट जो वर्ब में SES लगा करके बनता है। तो आपकी वर्ब भी क्लियर हो गई। अब देखिए
मैंने यहाँ पे लिखा है यदि बी का कोई भी फॉर्म इज आर एम वाज वर बी बींग बीन वाक्य में मेन वर्ब का कार्य करे और उसके बाद कोई वर्ब न हो तो उस वाक्य में कोई कार्य नहीं होता, केवल सूचना यानी जानकारी दी जाती है, सिर्फ जानकारी दी जाती है। समझ में आया? यदि बी का फॉर्म किसी भी वाक्य में मेन वर्ब का काम करे, किसका फॉर्म? बी का फॉर्म। बी का फॉर्म आपका हो सकता है इज आर एम वाज वर बी बीन बीइंग। बी का फॉर्म यदि आपके वाक्य में मेन वर्ब का काम करे, किसका? मेन वर्ब का, और उसके बाद कोई दूसरा वर्ब न हो, उसके बाद कोई दूसरा वर्ब न हो, तो उस सेंटेंस में, उस वाक्य में कोई कार्य नहीं होता है, सिर्फ उस वाक्य में जानकारी दी जाती है, ओनली जानकारी दी जाती है। जैसे देखिए अब आपका क्वेश्चन बनता है इज आर एम वाज वर क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब? तो बहुत से बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब होते हैं, मेन वर्ब होते हैं। तो देखिए इसका जो मैंने आंसर लिखा है आपको समझाने के लिए, देखिए हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या मेन वर्ब हो सकते हैं, दोनों नहीं हो सकते, दोनों में से एक होगा। हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं या मेन वर्ब हो सकते हैं, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक हो सकता है, एक होगा। अब देखिए दोनों में से एक होगा, देखिए आप यहाँ पे समझिए, ही इज ए टीचर। यहाँ पे ये जो काम कर रहा है वो मेन वर्ब का काम कर रहा है, मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ ए टीचर, वह एक टीचर है, यहाँ पे सिर्फ जानकारी दी जा रही है, वह एक टीचर है, तो इसके बाद कोई दूसरा वर्ब है नहीं, तो ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। देखिए दूसरा आपका एग्जाम्पल, ही इज रीडिंग ए बुक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है आपका, और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। ही मेन वर्ब यहाँ पे आपका ये है, ठीक। तो मैं यही समझाना चाह रहा था, अगर बी का कोई भी फॉर्म इज आर एम वाज वर और इनके बाद कोई दूसरा वर्ब न हो, तो उस वाक्य में कोई काम नहीं होता है, उस वाक्य में सिर्फ जानकारी दी जाती है, ओनली इन्फॉर्मेशन दी जाती है। देख लीजिए, ही इज़ अ टीचर, वह एक टीचर है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। ही इज़ रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। लेकिन दोनों नहीं हो सकते, या तो ये किसी वाक्य में मेन वर्ब होगी, तो वो क्लियर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब हो सकते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब है, या मेन वर्ब हो सकते हैं, मेन वर्ब यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रही है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, हो सकते हैं, लेकिन दोनों नहीं हो सकते, दोनों नहीं हो सकते एक साथ, एक होगा तो एक हो रहा है आपका, देख लीजिए। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपका टेंस का टॉपिक समझ में आएगा। कल फिर हम इस टेंस के बारे में बात करेंगे, पास्ट के टेंस के बारे में बात करेंगे कल हम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। सो आपसे मिल करके काफ़ी अच्छा लगा, और आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो बच्चे जिनको ग्रामर की नीड है वो ग्रामर का बैच पढ़ें, आसानी से पढ़ें और रोज़ पढ़ें, रेगुलर आपके लिए क्लास आएगी। सो थैंक यू वेरी मच।